ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में मकानों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम पश्चिमी राजस्थान तथा अरावली पर्वतीय क्षेत्र में आवासों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और आज हम राजस्थान के पूर्व के मैदान तथा हाड़ौती के पठार में जो आवास है उन आवासों के निर्माण में जो सामग्री प्रयुक्त होती है उस सामग्री का अध्ययन करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो राजस्थान के इस पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में हम मुख्यतः पूर्वी उपजाऊ मैदान और हाड़ौती के पठारी भाग वाले जिले जिसमें भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक और झालावाड़ जिलों को हम इसमें शामिल करते हैं। और इन जिलों में यहाँ के जो मानवीय आवास है या घर है उनके निर्माण के लिए जो सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है वो हम यहाँ देखेंगे। तो इस भाग में मुख्य रूप से हम परंपरागत मकानों के आवास के निर्माण की सामग्री की बात करें तो यहाँ परंपरागत घर या आवास बनाने के लिए बांस की लकड़ी, मिट्टी, घास, चावल की घास, भूसी, ज्वार की कड़बी, बाजरे की कड़बी, पत्थर इत्यादि का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है तथा इन आवासों की छत को बनाने के लिए खपरेल का प्रयोग करना एक आम बात है। यहाँ एक घर बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की शब्दावली का प्रयोग है जिसको हम पाटोल शब्द के नाम से जानते हैं। और ये जो पाटोल है ये मुख्यतः एक ऐसा आवासीय क्षेत्र होता है जिसमें यहाँ के लोग निवास करते हैं। पाटोल शब्द का यदि हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ क्या है, तो पत्थर की पट्टियों से निर्मित दीवारें और पट्टियों से निर्मित छत वाला घर, यानी कि एक ऐसा घर या आवास जिनकी दीवारें भी पत्थर की पट्टियों से बनी हुई हो और जिनकी छत भी पत्थर की पट्टियों से निर्मित हो, ऐसे घर को हम इस क्षेत्र में पाटोल शब्द के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग पशुओं की सुरक्षा के लिए, विशेष रूप से गाय और भैंस की सुरक्षा के लिए भी इस प्रकार के पाटोल का निर्माण करते हैं, क्योंकि राजस्थान के इसी दक्षिणी पूर्वी भाग में गाय और भैंसों का जो पालन है ये मुख्य व्यवसाय है और इन पशुओं की सुरक्षा के लिए भी ये लोग पाटोल का निर्माण करते हैं जो इनके आवास का मुख्य हिस्सा है। वर्तमान समय में यदि हम करें बात, क्योंकि परंपरागत रूप से तो इस इलाके के आवास के निर्माण के लिए बांस की लकड़ी का उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार की घास का भी उपयोग करते हैं, चावल की भूसी का इस्तेमाल करते हैं, बाजरे और ज्वार की कड़बी का भी इस्तेमाल करते हैं और मिट्टी का भी उपयोग करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इस आवास के निर्माण में जो प्रयुक्त सामग्री है उसमें बदलाव आ रहा है और इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि जब जैसे परंपरागत आवास है वो उसमें इस्तेमाल मुख्य तो होता है लकड़ी का, लेकिन वर्तमान समय में लकड़ी की कमी के कारण यहाँ के लोग आवास बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग है वो अधिक करने लगे हैं और यहाँ काफ़ी कीमती पत्थर भी पर्याप्त मात्रा में सुलभ है इस इलाके में। शहर के मकान, गांवों के मकान में विशेष रूप से परंपरागत तरीके के भी घर मिलते हैं और इसके अलावा आधुनिक प्रकार के जिसमें सीमेंट, पत्थर, लोहे का इस्तेमाल होता है, इस प्रकार के भी घर मिलते हैं। इसके अलावा शहर के जो मकान है इसमें मुख्यतः पत्थर, खंडा, जेला, सीमेंट, कंक्रीट, लोहे ये इत्यादि इससे शहरी जो आवास है वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ स्थानीय आधार पर भी, स्थानीय स्तर पर भी पर्याप्त मात्रा में कीमती पत्थर उपलब्ध हैं जो आवास के लिए यहाँ के लोग प्रयुक्त करते हैं। इस भाग में बात करें तो करौली, हिंडौन, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर
ये जिले ऐसे हैं जहाँ पर्याप्त मात्रा में बलुई पत्थर मिलता है और इस बलुई पत्थर का उपयोग यहाँ के लोग अपने घर या मकान के निर्माण में मुख्य तौर से करते हैं। इसके अलावा कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन जिलों में दुर्ग, महल, छतरिया, सार्वजनिक पुस्तकालय, भवन, मंदिर, धर्मशाला भवन, सामान्य जनता के भवन है, ये सभी पत्थर से ही बनाए जाते हैं और इसमें इन पत्थर का प्रयोग है वो सर्वाधिक रूप से हुआ है। बलुई पत्थर का प्रयोग है ये विशेष रूप से इस भाग में सामान्य रूप से वर्तमान में भी बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है और दुर्ग, महल, छतरी और सार्वजनिक पुस्तकालय भवन निर्माण में भी इनका उपयोग होता रहा है। इस क्षेत्र में जो मानव अधिवास है ये अपेक्षाकृत बहुत अधिक सघन पाए जाते हैं। यदि हम राजस्थान के पश्चिमी भाग, जो राजस्थान का मरुस्थलीय हिस्सा है और इसके अलावा राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र के मानव अधिवासों की तुलना करें तो इस पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ौती के पठार और पूर्वी के मैदान के भाग में जो मानव अधिवास है ये काफ़ी सघन है और इसका मुख्य कारण ये है कि इस क्षेत्र की जो कृषि योग्य भूमि उपलब्ध ज़्यादा है, उपजाऊपन भी है और सिंचाई की सुविधा भी इस भाग में अधिक है और भूमि भी समतल है। इन समस्त कारणों से यहाँ मानव अधिवास है वो काफ़ी सघन है। इसके अलावा कृषि एवं समतल भूमि पर अधिकांशतः बस्तियां हैं वो मातृत्व, गोत्र, जाति बंधन के आधार पर ही विकसित हुई है और यानी कि यदि हम कहें तो इस भाग में भी एक तरह से जो सोशल सेग्रेशन है वो हमें देखने को मिलता है। वर्तमान समय में इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के स्वरूप में भी बदलाव हुआ है। पुरानी बस्तियों के स्थानांतरण, विस्तार और नवीन शहरी बस्तियों के विकास के कारण मानव बस्तियों के जो प्रकार है और उसका प्रतिरूप है उस पर इन समस्त कारकों का जो प्रभाव है ये हम देख सकते हैं या इनका प्रभाव है वो इन मानव बस्तियों पर परिलक्षित होता है वर्तमान समय में, क्योंकि वर्तमान समय में काफ़ी चीज़ों में सुधार होने के कारण या अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण और कई ऐसी बस्तियां हैं जो मूल स्थान को छोड़ करके नवीन स्थान पर भी स्थानांतरित हुए हैं। इसके अलावा नवीन शहरी बस्तियों का भी विकास हुआ है। इन समस्त कारणों से इस क्षेत्र में बस्तियों के प्रकार और उनके प्रतिरूप में भी बदलाव आया है। बारां जिला राजस्थान का ऐसा दक्षिणी पूर्वी जिला है जहां राजस्थान की एक प्रमुख जनजाति निवास करती है, सहरिया जनजाति। इस जिले के सहरिया जनजाति है ये परंपरागत तरीके से ही अपने आवास बनाते हैं आज भी, जिसमें ये आवास बनाने के लिए पत्थर और घास फूस का मुख्य रूप से उपयोग करते हैं और इनके जो घर है ये एकाकी होते हैं, दूर दूर स्थित होते हैं और जंगल में स्थित होते हैं। ये बारां जिले में निवास करने वाली सहरिया जनजाति है, उनके आवास की प्रमुख जो विशेषताएं हैं। इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में जो मानव अधिवास पाए जाते हैं उसकी एक मुख्य विशेषता ये भी है कि यहाँ के जो अधिकांश मानव अधिवास है ये हमें बहुमंजिला देखने को मिलते हैं। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में जो मानव अधिवास पाए जाते हैं, आवास या घर पाए जाते हैं, उनके निर्माण में किस तरह की सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसका हमने संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।